सभी मित्रों का जीएन सिंह आईएएस एकेडमी में स्वागत है। हम सोमवार से लाइव क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला लाइव क्लास हमारा राजनीति विज्ञान का होगा, जो कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा। हम आपको राजनीति शास्त्र का एक चैप्टर पढ़ा रहे थे और हमने कहा था कि उसका अध्ययन हो जाने के बाद यानी थिंकर्स और थ्योरी दोनों को समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं उसको कंप्लीट पढ़ा रहा था। और हमने राज्य का अर्थ बताया था। आज हम राज्य का निर्माणक तत्व पर चर्चा करेंगे। हमने आपसे कहा था कि जिस राज्य को आज हम राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं वह आधुनिक काल की देन है और इसका उदय 16वीं शताब्दी में हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति ने राष्ट्र राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में उसने राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग भी किया। लेकिन जो राज्य है, इस राज्य के निर्माण में कितने तत्व सहायक हैं और उनका मतलब क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो राज्य के मूलतः यानी राज्य के मूलतः 4 तत्व हैं। इसे राज्य का मौलिक तत्व कहा जाता है और इन चारों तत्वों को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है। ये 4 तत्व हैं। नंबर 1 पर्याप्त जनसंख्या, नंबर 2 एक निश्चित भूक्षेत्र, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता। इसे हम प्रभुसत्ता, सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता के नाम से भी जानते हैं। कुछ विचारक ऐसे भी हैं जिसमें ग्रोसियस का नाम आता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में भी देखा जाता है। वह राज्य का एक 5वां तत्व भी स्वीकार करते हैं, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन सार्वभौमिक रूप से अभी इसे स्वीकार नहीं किया गया है
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का अर्थ होता है कि जब कोई राज्य अस्तित्व में आता है तो दूसरा राज्य उसे राजनीतिक मान्यता देता है। यहाँ राजनीतिक मान्यता का शाब्दिक अर्थ है कि दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने अपने राजदूतों की नियुक्ति करके अपने राजनीतिक संबंध की शुरुआत करते हैं और इसी संबंध के साथ फिर अन्य संबंधों की शुरुआत होती है। इसीलिए जब कोई देश या जब कोई राज्य दूसरे राज्य से अपने संबंध समाप्त करना चाहता है तो अपने राजदूत वापस बुला लेता है और राजनीतिक संबंधों की समाप्ति के साथ सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन चूंकि इस तत्व को अभी सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए मूलतः राज्य के 4 तत्व ही स्वीकार किए जाते हैं। अगर परीक्षा में आता है कि राज्य के मौलिक तत्व हैं तो 4। अब इसमें आप यह समझिए कि इसका मतलब क्या है और यहाँ पर पर्याप्त शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। हम जानते हैं कि यह राज्य का मानवीय तत्व है। जनसंख्या के अभाव में किसी भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में सरकार होती है, नागरिक होते हैं, शासन प्रशासन होता है, अधिकारी कर्मचारी होते हैं, पुलिस मिलिट्री होती है। और जब जनसंख्या नहीं होगी तो ये कहाँ से बनेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। क्या कोई निश्चित जनसंख्या का कॉन्सेप्ट है? तो बताया जाता है कि नहीं, इसके लिए कोई निश्चित जनसंख्या का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए पर्याप्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जनसंख्या बहुत कम होगी, तब भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बहुत कम जनसंख्या है तो शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो पाएगा। अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है तब आत्मनिर्भरता को लेकर संकट होगा। क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट राज्य का बताया जा रहा है वो एक बेहतर राज्य, एक अच्छा राज्य कैसे हो। इसीलिए अरस्तु ने भी पर्याप्त जनसंख्या शब्द का इस्तेमाल किया था। और अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है कि एक आदर्श राज्य, एक अच्छा राज्य वह राज्य होता है जिसकी जनसंख्या इतनी कम ना हो कि वह अपनी व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन ना कर सके, अर्थात अपनी सुरक्षा ना कर सके, और जनसंख्या इतनी अधिक भी ना हो कि वह आत्मनिर्भर ना बन सके। इसलिए माना जाता है कि प्लेटो ने माना था कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु मानते हैं कि आदर्श राज्य की कुल जनसंख्या 1 लाख पर्याप्त होगी। लेकिन ये लोग केवल 10% को ही नागरिक मानते हैं। इसलिए जब नागरिक के रूप में देखें तो अरस्तु 10,000 की बात करते हैं और रूसो भी 10,000 नागरिक की बात करते हैं। यही कारण है कि आज बड़े बड़े भी राज्य हैं, भारत है, चीन है, लेकिन बहुत कम जनसंख्या वाले भी राज्य हैं।
जैसे छोटे छोटे राज्यों में तमाम आप राज्य देखते हैं। नेपाल भी एक छोटा राज्य है, कम जनसंख्या वाला राज्य है। एक निश्चित भूक्षेत्र की बात आती है। यहाँ पर भूक्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, भूमि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भूमि और भूक्षेत्र में अंतर क्या है? भूमि का अर्थ केवल जमीन के टुकड़े से है, लेकिन भूक्षेत्र एक व्यापक अवधारणा है। भूक्षेत्र के अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों आता है। ये आकाश भी मेरा है। अगर हमारे राज्य के निकट कोई समुद्र है तो उसके अंदर का भी कुछ भूक्षेत्र मेरा है। इसीलिए स्थल मंडल पर आने वाले पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान सब हमारे भूक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर का आकाश है। इसीलिए हर राज्य अपनी अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने अपने क्षेत्र में स्थापित करते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि एक राज्य दूसरे राज्य से कहता है कि मैं आपके विमान को अपने आसमान में नहीं उड़ने दूंगा, या किसी के वायु क्षेत्र में किसी का विमान गलत तरीके से घुस जाता है तो वह उसको चेतावनी देकर बाहर करता है। अगर वो नहीं मानता है तो उसे मार भी गिराता है। जलमंडल का मतलब है कि यदि किसी राज्य के निकट समुद्र है तो आज के परिप्रेक्ष्य में उस तटीय क्षेत्र से, जिसे हम जल निमग्न तट कहते हैं, उस क्षेत्र से लगभग 15 मील की दूरी तक उस राज्य का अपना भूक्षेत्र होता है। अरस्तु ने इसे 3 मील या 12 मील माना था, और वहाँ पर हमारी नेवी रहती है। अगर उस भूक्षेत्र के अंदर कोई प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे हम भगाते हैं। इसीलिए अपनी भूक्षेत्र की सुरक्षा के लिए हम थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों रखते हैं, ताकि अपने भूक्षेत्र की हम सुरक्षा कर सकें। एक राज्य तभी अस्तित्व में आएगा जब उसकी सीमाएं निश्चित हों। अगर सीमाएं निश्चित नहीं है तो समाज बन जाएगा, साम्राज्य बन जाएगा, लेकिन राज्य नहीं बन पाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित भूक्षेत्र में किसी सत्ता का निवास ही राज्य है। एक निश्चित भूक्षेत्र में किसी सत्ता का निवास ही राज्य है। ऐसी परिस्थितियों में जब तक सीमाएं निश्चित नहीं होंगी, राज्य अस्तित्व में नहीं आएगा। हाँ, सीमाएं अगर विवाद में हैं तब भी राज्य है, लेकिन खुशहाल राज्य नहीं होगा। जैसे आज भारत की सीमाएं चीन के साथ विवादित हैं, पाकिस्तान के साथ विवादित हैं, तब भी भारत राज्य है, चीन भी राज्य है, पाकिस्तान भी राज्य है, लेकिन भारत खुशहाल नहीं है। आप देख रहे हैं कि सीमा विवाद को लेकर, यलेसी को लेकर और यलोसी को लेकर भारत किस प्रकार से उलझा हुआ है, और भारत की अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा केवल इसी की सुरक्षा में जा रहा है। ना सरकार खुशहाल है, ना उस देश में रहने वाला नागरिक खुशहाल है। तो एक खुशहाल राज्य तब अस्तित्व में आएगा जब उसकी सीमाएं निश्चित हों, विवाद में ना हो। अब
जब राजनीति शास्त्र की परीक्षा होती है तो इसी में से कुछ क्वेश्चन भी पुटअप कर लिए जाते हैं। जैसे ये तो एक परिभाषा है, परिभाषा तो परीक्षा में आएगी नहीं। जब आप कोई भी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी वगैरह देंगे तो वहाँ पर एक सवाल पूछ लिया जाता है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा विचारक भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। अब उसमें विकल्प दे दिया, ए सीले, बी दुगबी, सी हाल, डी उपर्युक्त सभी। तो सभी पे चिन्ह लग जाएगा। सीले, हाल, दुगबी, इन तीनों का मानना है कि बिना भूमि के भी राज्य का निर्माण हो सकता है। कलबर, मैक्स वेबर ऐसे विचारक हैं, वुडरो विल्सन, जो मानते हैं कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व है। इसलिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अब राज्य का जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व आता है वह है सरकार। अब चूंकि इसका हम व्यापक विश्लेषण करेंगे इसलिए इधर थोड़ा सा मिटा रहे हैं। यानी तीसरा तत्व है सरकार। यदि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से दोनों में बहुत अंतर है, परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि राज्य अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे प्रकाश अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। सरकार उसका मूर्त रूप है, उसका व्यावहारिक रूप है। राज्य की नीतियों को, राज्य के कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ही व्यक्त करती है। अब स्वाभाविक है कि हम कह सकते हैं कि जो सरकार है वह राज्य का संवाहक है। संवाहक को अंग्रेजी में एजेंट कहते हैं। परीक्षा में सवाल आया भी है और आएगा भी कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो उसमें एक विकल्प रहता है कि सरकार राज्य का संवाहक है और इसी पर चिन्ह लगा दिया जाता है। अब स्वाभाविक है कि सरकार ही राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त करती है। तो स्पष्ट हो गया कि सरकार अच्छी होगी तो राज्य अच्छा होगा, सरकार बुरी होगी तो राज्य बुरा होगा। जैसे अध्यापक अच्छा होगा तो कोचिंग अच्छी होगी, अध्यापक बुरा होगा तो कोचिंग बुरी होगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसी राज्य में जब एक व्यक्ति की सरकार है, देखिए राज्य और सरकार दोनों एक ही है, इसी राज्य में जब एक व्यक्ति की सरकार है तो यह राजतंत्र है, राजा का शासन है। इसी राज्य में जब कुछ व्यक्तियों की सरकार है तो यह कुलीन तंत्र है। इसी राज्य में जब बहुत सारे व्यक्तियों की सरकार है तो ये लोकतंत्र है। यानी राज्य नहीं बदलता, सरकारें बदलती हैं। सरकारें बदलती हैं तो राज्य बदल जाता है।
अतः स्पष्ट है कि सरकार के स्वरूप से राज्य का स्वरूप तय होता है। जैसे किताब राज्य है और अध्यापक सरकार है। अध्यापक एक बोलती हुई किताब है। कोई विषय अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे या बुरे होते हैं अध्यापक। कठिन से कठिन विषय को भी यदि सरल से सरल तरीके से व्यक्त कर दिया जाए तो वह विषय रुचिकर और सरल बन जाता है। यदि सरल से सरल विषय को कठिन तरीके से व्यक्त किया जाए तो वह हमारे लिए भारी हो जाता है। इसीलिए जब कोई सरकार राज्य की नीतियों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर देती है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी सरकार है। तो ये स्पष्ट हो गया कि व्यावहारिक रूप से राज्य और सरकार दोनों एक हैं। राज्य की संप्रभुता, राज्य की शक्ति का प्रयोग सरकार ही करती है। राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ही व्यक्त करती है। सरकार बदल जाती है तो राज्य बदल जाता है। सरकार के स्वरूप से राज्य का स्वरूप तय होता है। सरकार राज्य का संवाहक है, एजेंट है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो राज्य और सरकार में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। ये बेसिक चीज है। अब पहला अंतर ये है कि जो राज्य है वो अमूर्त है, स्टैचू है, दिखाई नहीं पड़ता, और सरकार उसका मूर्त रूप है। सरकार उसका मूर्त रूप है। राज्य अमूर्त है, सरकार उसका मूर्त रूप है। दूसरी चीज, राज्य यानी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। अगर आप राज्य के सदस्य नहीं होंगे, राज्य के नागरिक नहीं होंगे तो राज्य में आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि नागरिकता एक अधिकार है और इसी नागरिकता रूपी अधिकार के लिए लोग कितना संघर्ष करते हैं। अभी आपने देखा कि नागरिकता पर एक नया कानून भी पारित हुआ था जिसको लेकर के शाहीन बाग जैसे आंदोलन भी चले। सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन इसकी सदस्यता अनिवार्य नहीं है। आप सरकार के सदस्य हों जरूरी नहीं है, लेकिन इसका सदस्य होना जरूरी है। तीसरी चीज, राज्य का आकार बड़ा है। क्यों बड़ा है? जितने लोग राज्य में हैं सब इसके सदस्य हैं, लेकिन इसका आकार छोटा है, सभी सरकार में नहीं है। है दोनों एक चीज, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। चौथी चीज, राज्य स्थायी है, ये अस्थायी है। लोग आते हैं चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। राज्य कभी नहीं बदलता, राज्य कभी अच्छा नहीं होता, सब कुछ इसके ऊपर तय होता है। कभी घर नहीं अच्छा होता, घर में रहने वाले सदस्य अच्छे होने चाहिए। कभी कोई विषय नहीं अच्छा होता, विषय को पढ़ाने और पढ़ने वाले अच्छे होने चाहिए। कोई परीक्षा टफ नहीं होती, परीक्षा देने वाले को कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसी राज्य में जब कभी हिटलर थे, मुसोलिनी थे जर्मनी में, तो उसे हम फांसीवादी राज्य कहते थे। और इसी राज्य में जब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आ गई तो लोकतांत्रिक राज्य हो गया।
तो ये बदलता रहता है, ये कभी नहीं बदलता। लेकिन चूंकि सरकार के स्वरूप से ही राज्य का स्वरूप तय होता है, इसलिए इसके बदलने के साथ ये भी बदल जाता है। ये राज्य और सरकार में अंतर है। राज्य अमूर्त है, सरकार उसका अमूर्त रूप। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। राज्य का आकार बड़ा है, जबकि सरकार का आकार छोटा है। राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी है। तो आपने 3 तत्व का वर्णन देखा। अब चूंकि अब आप राजनीति शास्त्र के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें एक स्टेटमेंट भी आ जाता है। जैसे सवाल पूछ लिया कि आधुनिक काल का वह कौन सा विचारक है जिसने सर्वप्रथम राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया, तो चिन्ह लगेगा हाफ्स, क्योंकि राज्य और सरकार को एक में समाहित करके उसने कॉमनवेल्थ की चर्चा किया। अब दूसरा प्रश्न आया कि आधुनिक काल का वह कौन सा विचारक है जिसने सर्वप्रथम राज्य और सरकार में अंतर किया, तो चिन्ह लग गया लाख। इसीलिए उसने 2 समझौता किया था, एक के द्वारा राज्य बनाता है, दूसरे के द्वारा सरकार बनाता है। एक सामाजिक समझौता करता है और एक सरकारी समझौता करता है। अब राज्य के आपने 3 तत्व को देख लिया। अब राज्य का चौथा तत्व संप्रभुता है। इसी को अभी मैंने लिखा था कि आप चाहें तो प्रभुसत्ता भी कह सकते हैं, आप चाहें तो सर्वोच्च सत्ता भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसे अंतिम सत्ता भी कह सकते हैं। सम माने समान, प्रभुता माने भगवान, यानी जिसकी शक्ति भगवान के समान हो। प्रभु धन सत्ता, यानी जैसे प्रभु की सत्ता है इस ब्रह्मांड में, वैसे राज्य में इसकी सत्ता है। सर्वोच्च, जो सबसे उच्च है। अंतिम, फाइनल पावर। यहाँ पर हम संप्रभुता का एक उदाहरण भी आपको बताते हैं। जैसे संप्रभुता अंतिम शक्ति है, आप अंतिम शक्ति खोजिए। जैसे ए ने बी के गाल पर एक थप्पड़ मारा, तो संप्रभुता ए के पास है। बी ने रिपीट कर दिया, तो अब संप्रभुता बी के पास चली गई। ए ने बी से कहा कि आप मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारो, तो संप्रभुता ए के पास है, क्योंकि बी ए के निर्देशों का पालन कर रहा है। तो वेयर फाइनल पावर इज ए कंसिस्ट, देन दिस इज नोन एज द सॉवरेन, यानी अंतिम सत्ता कहाँ है। इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र में संप्रभुता किसके पास है, तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के पास है। जनता चिन्ह लग गया। इंग्लैंड में संप्रभुता किसके पास है, संसद के पास है। संसद जो कानून बना दे वही संविधान है। संसद राजा के मौत का फतवा पारित करके दे दे तो राजा दस्तखत कर देगा। ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि संसद इतनी शक्तिशाली है कि एक स्त्री को पुरुष और एक पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय वो कुछ भी कर सकती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता किसके पास है, तो संविधान के पास है, क्योंकि व्यवस्था में जनता नहीं आएगी। व्यवस्था में संविधान है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो संविधान में है। क्यों? क्योंकि भारत में सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अपनी शक्तियां संविधान से ग्रहण करते हैं। इसलिए आप कह भी सकते हैं कि सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका संविधान रूपी खूंटे में बंधी गाय के समान हैं, जो संविधान रूपी खूंटे के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक तो घूम सकती हैं, लेकिन संविधान रूपी खूंटे से छुटकारा नहीं पा सकती। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा करता है। ये परीक्षा में सवाल भी आया है कि राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता कहाँ है। लेकिन भारत में संप्रभुता कहाँ है? अगर संविधान और जनता दोनों आता है तो जनता लग जाएगा,
क्योंकि प्रस्तावना में कहा हम भारत के लोग, अंतिम सत्ता भारत में है। लेकिन अब इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। देखिए शब्दों पर ध्यान आप दें, राजनीति में शब्दों का बड़ा महत्व है। राजनीति एक विज्ञान है, साइंस है, प्राण तत्व है। जब शब्द के भाव को समझेंगे तो अर्थ खुद ब खुद आपके कान में टपकने लगेगा, आपकी अंतस चेतना को प्रेरणा देने लगेगा। प्राण तत्व है। हम क्या हैं? प्राण हैं। ये निकल जाए हम कहाँ चले जाएंगे? मुर्दा घाट। तो यही हम हैं और हम यही हैं। इसीलिए ये शरीर प्राण है और प्राण ही शरीर है। जब तक ये है, ये ना रहने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं। अभी ये निकल जाता है, आप इसको काटिए पीटिए कुछ करिए, कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। अगर ये निकल जाए तो संप्रभुता का कोई, इसका राज्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप ये भी कहते हैं राज्य और संप्रभुता एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम संप्रभुता कहते हैं तब भी राज्य का बोध होता है, और राज्य कहते हैं तब भी संप्रभुता का बोध होता है। आप राजनीति में एकलवादी संप्रभुता, बहुलवादी संप्रभुता पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब ये संप्रभुता क्या है? आप जानते हैं कि एक जो राज्य होता है उसकी दो नीतियां हैं, एक गृह नीति और एक विदेश नीति। अगर दोनों के निर्धारण में हम स्वतंत्र हैं, हर आदमी की दो नीति है, आपके भी दो नीति है। आपके घर के अंदर की नीति, घर के बाहर की नीति। अगर आपने घर के बाहर कोई निर्णय ले लिया और घर के अंदर आइए आपकी पत्नी आपको बेलना लेके दौड़ा ले, तो क्या आप संप्रभु हैं? नहीं। संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और संप्रभुता राज्य का वह प्राण तत्व है जिसके कारण वह राज्य अपनी गृह नीति व विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करता है। देश के अंदर उसके समकक्ष अन्य कोई सत्ता नहीं होती, और देश के बाहर वह किसी की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। तो आप जानिए कि जब कोई राज्य के रूप में तब अस्तित्व में आता है जब उसके पास संप्रभुता होती है, क्योंकि इसी के कारण राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति के निर्धारण में स्वतंत्र होता है। इसीलिए कोई राज्य है कि नहीं है, अगर इस बात का पता लगाना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछा गया फला राज्य है तो आप मत परेशान होइए, आप खोजिए कि उसमें संप्रभुता है कि नहीं। संप्रभुता पकड़ के लटक जाइए। अब कुछ भी आवे तो यही खोजिए कि ये है कि नहीं है। जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति को खुद तय करेगा वही संप्रभु होगा। तो अगर आप इस अर्थ में देखें तो भारत, पाकिस्तान, बर्मा, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब राज्य हैं। ये अपनी गृह नीति और विदेश नीति खुद तय करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर ये राज्य नहीं हैं, क्योंकि ये अपनी गृह नीति और विदेश नीति खुद तय नहीं करते। ये भारतीय राज्य के एक अंग हैं। मुख्यमंत्री भी विदेश जाता है तो विदेश मंत्रालय से इजाज़त लेता है। राज्य की सरकारें सब कुछ अपने मन से तय नहीं कर सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य नहीं है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में राज्य कह दिया गया, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व भारत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों में विभक्त था, और स्वतंत्रता के बाद इन्हें मिलाकर भारतीय संघ बनाया गया। चूँकि भारत बहुत विशाल था, एक जगह से शासन चलाना मुश्किल था, इसलिए हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाया
और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार इसको छोटे छोटे घटक में बांट दिया और साधारण बोलचाल की भाषा में इसे संघ और इसे राज्य कह दिया। जबकि राजनीति शास्त्र की भाषा में ये जिसको हम संघ कहते हैं यही केवल राज्य है, ये उसके हिस्सा हैं, प्रांत हैं। इसीलिए संविधान में जब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो वहाँ राज्य का अलग अर्थ बताते हैं कि राज्य में कौन कौन आएगा। लेकिन राजनीति में केवल भारत राज्य है, ये राज्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल, ये सब भी राज्य नहीं हैं। ये स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के स्वैच्छिक संगठन हैं। और संप्रभुता का उदय भी आधुनिक काल में हुआ और इसके उदय की अवधारणा राष्ट्र राज्य के साथ जुड़ी हुई है और बोंदा को इसका जनक माना जाता है। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में बोंदा ने कानूनी संप्रभुता का विचार दिया था। बोंदा ने इसका विचार दिया था, तो बोंदा इसके जनक हैं। जबकि आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता का विश्लेषण क्रमशः गार्नर और ग्रोसियस ने किया है। जब पढ़ाएंगे तो 2-3-4 दिन संप्रभुता आप पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि यही राज्य है जिसमें 4 तत्व हैं और राज्य की पहचान संप्रभुता के आधार पर होती है। अभी GICLT की परीक्षा हुई थी, उसमें सवाल था कि जो संप्रभुता की अवधारणा है वो कैसी है, तो वहाँ ओंदा बोंदा से कोई संबंध नहीं है, वो सामान्यता अवधारणा पूछ रहा है। तो चूँकि संप्रभुता की अवधारणा राज्य के साथ जुड़ी है और राज्य का दृष्टिकोण राजनीतिक है, इसलिए वहाँ संप्रभुता की अवधारणा पॉलिटिकल हो गई। लोगों ने कानूनी पर चिन्ह लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब 16वीं शताब्दी में जिस राज्य का उदय हुआ उसे अगर हम देखें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, 16वीं से 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवस्था में बदलाव हो गया। इसीलिए यहाँ का जो राज्य है उसे हम कहते हैं ये परंपरागत राज्य। और ये आधुनिक राज्य। और परंपरागत राज्य को ही हम पुलिस राज्य के रूप में देखते हैं। अब आधुनिक राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं। जो राज्य होगा इस राज्य के 2 कार्य होंगे। अब जब मैं राज्य के कार्य की चर्चा कर रहा हूं तो इसका मतलब है सरकार का कार्य। जब कोचिंग की बात की जाती है, जब जीएन सिंह IAS एकेडमी की आप बात करते हैं तो इसका मतलब जीएन सिंह की बात आप कर रहे हैं, एकेडमी की बात नहीं कर रहे हैं। एकेडमी तो अमूर्त है और जीएन सिंह उसके मूर्त रूप हैं। फीस आप कोचिंग को देते हैं लेकिन प्राप्त करते हैं हम। तो जब आप कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग में फीस जमा किया तो जीएन सिंह ने लिया। उसी तरह से बात तो हम राजनीति में राज्य की करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में सरकार सरकार चलेगा। इसीलिए जो राज्य होता है उसके 2 कार्य होते हैं, एक आवश्यक कार्य और दूसरा लोक कल्याण कार्य या ऐच्छिक कार्य। सबके 2 कार्य हैं, आपके भी 2 कार्य हैं। जो आपके आवश्यक कार्य हैं वो अनिवार्य कार्य हैं, जैसे सांस लेना, दैनिक क्रियाकलाप करना, भोजन करना। इसे ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है, इसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह से राज्य का जो आवश्यक कार्य होता है वह कार्य होता है जिसके बिना राज्य जीवित नहीं रह सकता। और ये 3 कार्य हैं जिसमें सीमाओं की सुरक्षा करना,
शांति व्यवस्था बनाना और तीसरा न्याय प्रदान करना, ये आवश्यक कार्य है। अगर ये काम राज्य नहीं कर पाएगा तो समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व में नहीं रह जाएगा। इसीलिए सरकारें जब ये काम नहीं कर पाती हैं तो लोग उनसे त्यागपत्र मांगते हैं, नकारा घोषित कर देते हैं और उन्हें अपने पद से हटना ही पड़ता है, क्योंकि इसी के लिए राज्य बना। लेकिन ऐच्छिक कार्य लोक कल्याण कार्य है, जिसमें गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसीलिए पुलिस राज्य वह राज्य होता है, यानी जो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का राज्य था, वह राज्य था जो केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित था, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय तक का सीमित था, लोक कल्याण का कोई कार्य नहीं करता था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का बोलबाला था। इसीलिए माना जाता है कि जो व्यक्तिवादी विचारक हैं, यानी जो व्यक्तिवादी विचारक हैं, वो इसी राज्य में विश्वास करते हैं। इसीलिए व्यक्तिवादी राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य के रूप में देखते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य आवश्यक तो है क्योंकि सुरक्षा, शांति व्यवस्था व न्याय देगा, लेकिन बुराई भी है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा और स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि राज्य एक पुलिसमैन की भांति है। और तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए। तो 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक पुलिस राज्य था और इसी का ये जो राज्य था ये यही काम किया, गरीबों के कल्याण का कोई काम नहीं किया। इसने मान लिया कि सब बराबर हैं। यही कारण है कि अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। फिर तमाम प्रकार की बातें आईं, तब लोक कल्याणकारी राज्य आएगा। लेकिन वीडियो हम बड़ा नहीं बनाएंगे, यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। सोमवार से लाइव क्लास की शुरुआत करेंगे, लोग पेड बैच में पढ़ेंगे, कुछ टेक्निकल समस्याएं आएंगी जो समय समय पर दूर हो जाएंगी और जो पेड में पैसा जमा किए रहेंगे वही पढ़ पाएंगे। इसी के साथ आज हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।